हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मैराथन क्लास को कर चुके हैं। अगर आज आपने जीन पियाजे के बारे में इस क्लास को देख लिया, तब इसके बाद कोई भी क्लास मत देखना। आराम से इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। जो भी जीन पियाजे से रिलेटेड लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जीन पियाजे, लॉरेंस, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की तीनों को मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तब इस क्लास से जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसमें ऑल अबाउट सब कुछ है, थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। प्लीज़ इसको पेशेंसली कर लीजिए, बहुत आराम से धैर्यपूर्वक समझ समझ कर। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जहाँ पर समझ पे ना आए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको 100% उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एक ही टॉपिक पर 20 क्लासें मत देखिए। एक क्लास देख लीजिए, एक नहीं तो 2 बस। अब इस क्लास को देखने के बाद आपको जीन पियाजे से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? इसके अन्य नाम हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। तो दो तो इसके अन्य नाम हैं। जो जीन पियाजे भाई साहब थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ के रहने? स्विस। स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है, जहाँ की राजधानी जेनेवा है। तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कौन? जीन पियाजे। इनकी मेन बात क्या है? इन्होंने बच्चे को एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है। एक्टिव कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है सक्रिय निर्माता। जो बच्चे हैं वो खाली नहीं है, वो ज्ञान से भरे हुए हैं और बच्चे ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। एक जॉन लॉक थे, जॉन लॉक। उन्होंने कहा था जो बच्चे होते हैं वो कोरी स्लेट होते हैं, उनको कुछ नहीं आता जाता है। जब वो स्कूल में आते हैं तब टीचर है उनमें ज्ञान भरता है, बच्चे खाली होते हैं। ये बात किसने कही थी? जॉन लॉक ने। इस बात को वर्तमान में नहीं माना जाता है। वर्तमान में जो हमारी एनसीएफ है, एनईपी है, ये सभी चीज़ें हैं, वो किस चीज़ पर आधारित है? वो कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद पर आधारित है कि बच्चे एक्टिव होते हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। अब इसी बात को घुमा फिरा कर कह सकते हैं, जैसे एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, बिल्डर ऑफ नॉलेज है, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माण करने वाले, इसलिए इन्हें लिटिल साइंटिस्ट, नन्हा वैज्ञानिक। एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है? तो किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे। अब स्कीमा समझ लीजिए भाई, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। स्कीमा क्या? स्कीमा कुछ नहीं, आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें भरी पड़ी हैं, जितना भी आपके माइंड में ज्ञान है, जो भी है जिस चीज़ के बारे में, उसे हम स्कीमा कहते हैं। जैसे आपने जो भी चीज़ एक बार देख ली तो उसका स्कीमा आपके माइंड में बन जाता है। मान लीजिए मेरा नाम संजय है, ठीक है। आपने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा, आपने मेरा चेहरा देख लिया कि अच्छा यही संजय है। तब आपके माइंड में वो मेरे जो पिक्चर है हमेशा के लिए सेट हो गई। जब भी मैं आपके सामने आऊँगा आप पहचान लेंगे, अच्छा ये संजय सर हैं। ये इसी को ही स्कीमा कहा है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। एग्जिस्टिंग और प्रीवियस नॉलेज। समझ गए स्कीमा? बस ये एक स्विस वर्ड है। स्विस का मतलब है स्विट्जरलैंड का ये वर्ड है स्कीमा। पियाजे कैसे हैं? रचनावादी, रेडिकलिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। जैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? लेव वाइगोत्स्की। और पियाजे कैसे हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। चलिए इतनी बात स्कीमा हो गया हमारा। अब हम आते हैं, पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है जो 14 से 15 वर्ष की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो खाली नहीं होते। जो उनका जन्म जो होता है वो उनमें मेंटल स्ट्रक्चर्स वगैरह होती है। वो धीरे धीरे जब संसार में आते हैं तो स्कीमा बनाते हैं और देखते हैं अपने जो नियर अबाउट वर्ल्ड है उससे वो सीखते हैं। और बच्चों का जो मैक्सिमम विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो 14 से 15 वर्ष की एज में हो जाता है। ठीक है। अब
जीन पियाजे की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे के ने संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में जीन पियाजे ने बांटा? 4 अवस्थाओं में बांटा। 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने कलेक्टिव मोनोलॉग की बात की है, सामूहिक एकालाप की बात की है, जो कि होता है 3 से 5 वर्ष की एज में। अब पियाजे के अनुसार विकास एक कैसी प्रक्रिया है? अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। देखिए, हमने सभी ने पढ़ा है कि जो विकास है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जीन पियाजे के केस में इसका उल्टा है। जीन पियाजे ये कहते हैं डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। यहीं पर बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर जीन पियाजे का नाम करके पूछा जाए तब आपको डिसकंटिन्यूअस करना है। विकास जो एक असतत प्रक्रिया, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। अब इनकी अवस्थाओं की तरफ चलते हैं हम। देखिए, जीन पियाजे से रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो अपने माइंड में 4 चीज़ों का स्कीमा तैयार रखिए। MESE क्या है? MESE एम फॉर मैच्योरेशन परिपक्वता, ई फॉर एक्सपीरियंस अनुभव, एस फॉर सोशल इंटरेक्शन, ई फॉर इक्विलिब्रियम। सोशल इंटरेक्शन आपको लग रहा है लेव वाइगोट्स्की ने दिया, नहीं, सोशल इंटरेक्शन इनने भी दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने भी दिया है। दोनों लोगों ने बात की है इसकी। कोग्निटिव डेवलपमेंट में ये 4 चीज़ें होती हैं, वो सहायक होती हैं। परिपक्वता कैसे आती? जेनेटिक होती, हेरिडिटी से प्रभावित होती, हमारी आनुवंशिकता से प्रभावित होती हमारी परिपक्वता। अनुभव हमको कैसे आता है? एक्टिविटी के माध्यम से, जब हम कर कर के सीखते हैं। सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया, और इक्विलिब्रियम जो संतुलन बनाते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा सामाजिक अंतःक्रिया की बात लेव वाइगोट्स्की जी ने की है, लेकिन इन्होंने भी की है। चलिए, तो आपको केवल 4 पॉइंट ये याद रखने हैं। MESE कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। MESE। अब ये समझिए प्रोसेस यहाँ पर आई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आराम से आ जाएगा समझ में। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। देखिए, जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, वो 2 प्रकार से होता है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और एडेप्टेशन। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समायोजन से। अब मान लीजिए आपके माइंड में एक जैसे कुत्ते की छवि है, कुत्ते का स्कीमा बना हुआ है कि इसके 4 टांगें होती हैं, 1 पूँछ होती है, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होता है, ऐसा ऐसा कुत्ता होता है। ठीक है, डॉग की आपके माइंड में एक छवि बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है। किसी भी प्रकार का डॉग आपके सामने आता है तो आपके माइंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहते हैं हाँ ठीक है, ये एक कुत्ता ही है। बट एक दिन क्या हुआ, आपने देख लिया एक बिल्ली। ये आपने क्या देखी? एक बिल्ली। अब जब आपने बिल्ली देखी, बिल्ली के भी क्या है? 4 टांगे हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 पूँछ है। अब बच्चा जो है वो असंतुलन की स्थिति में पड़ गया कि अब ये क्या बला आ गई, ये क्या नई चीज़ आ गई। उसने उसको भी डॉग कह दिया कि ये भी एक कुत्ता है, लेकिन आपने कहा ये कुत्ता नहीं है। जैसे ही आपने कहा कि ये कुत्ता नहीं है, बच्चे के माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, असंतुलन की स्थिति आ गई। अब असंतुलन की स्थिति को समझने के लिए, ठीक करने के लिए आपके लिए 2 चीज़ें होते हैं अनुकूलन करने के लिए कि एक्चुअली ये है क्या, लग तो कुत्ता ही रही है। इसकी 2 प्रोसेस होती है, एक होती है एसिमिलेशन, दूसरी होती है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन होती है आत्मसात करना, जब हम पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को जोड़ लेते हैं बिना किसी चेंज किए, एज इट इज सेम। एकोमोडेशन कब होता है? एकोमोडेशन जब होता है जब हम पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को जोड़ते तो हैं लेकिन चेंज कर लेते हैं पुरानी नॉलेज में। चेंज आ जाए, एडजस्ट आ जाए, मॉडिफाई आ जाए। ठीक है, अगर ये 3 वर्ड कहीं पर मिल जाए तो वहाँ पर आंसर एकोमोडेशन होगा, ना कि एसिमिलेशन होगा। अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। जैसे उसने कुत्ता देखा था, अगर कुत्ता ही होता तो आपने क्या है डायरेक्ट उसमें इन्फॉर्मेशन और कर ली कि भाई ये इस प्रकार का कुत्ता है, ये जर्मन शेफर्ड है या ये दूसरी प्रजाति का कुत्ता है। तो इसको अगर आपने सीधे सीधे ऐड कर लिया अपने स्कीमा में बिना किसी डिसिक्विलिब्रियम में, तब तो ये हो गए आत्मसात।
अगर आपने इसके लिए अपने स्कीमा में चेंज करना पड़ा कि नहीं कुत्ता अलग होता है बिल्ली अलग होती है, तब आपने स्कीमा में अपने चेंज किया, मॉडिफाई किया, तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एकमोडेशन, समायोजन। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? अडेप्टेशन, अनुकूलन। अभी क्वेश्चन करेंगे, देखिए ये है, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, इस माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। वही चीज है, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रिया। एसिमिलेशन क्या है? जोड़ना, आत्मसात करना, नई जानकारी को जोड़ना, ठीक है। प्लस इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिति आ गई। न्यू सिचुएशन, कोई भी नई स्थिति देखी, अगर आपने कोई भी नई स्थिति, तो आपके माइंड में क्या क्रिएट होगा? डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन। वही है कि आपके माइंड में एक डॉग की पिक्चर है, डॉग का स्कीमा हुआ है, एक दिन सामने आ गई मोटी बिल्ली, ठीक है, मोटी बिल्ली। अब आपको सिमिलरिटी लग रही कि जैसा कुत्ता है उसी प्रकार से ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये भी क्या है? एक कैट है, मतलब डॉग है। लेकिन ऐसा नहीं है, नई स्थिति है। क्या है नई स्थिति? की एक दिन आपने बिल्ली देख ली, आपने उसको भी डॉग कहने लगे। अब हमने कह दिया कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये बिल्ली है, तो आपके माइंड में असंतुलन हो गया कि अरे ये क्या नई चीज आ गई, असंतुलन क्रिएट हो गया। फिर मैंने आपको समझा दिया कि बेटा हाँ सही बात है, कुत्ते और बिल्ली दोनों के चार चार टांगे होती, दोनों के दो दो आंखें भी होती हैं, दो कान भी होते हैं, एक पूंछ भी होती, लेकिन ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तब आपके माइंड में संतुलन आ गया और आपका एकमोडेशन हो गया। अब देखिए एसिमिलेशन, तो इस प्रकार जो प्रक्रिया चलती, फिर आपके माइंड में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम, संतुलन में आप आ गए। इसे ही हम कहते हैं एडेप्टेशन। इसके हम 8-10 क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए अब देख लीजिए, ये लिखा है बार बार, कहीं पर भी अगर बात की जाए एसिमिलेशन की, आत्मसातकरण की, तो इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड करना, डायरेक्टली जोड़ लेना। एकोमोडेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन में ऐड तो करना है, कैसे करना है? एडजस्ट, मैनिपुलेट, मॉडिफाई, चेंज करके एग्जिस्टिंग नॉलेज में। ये प्रक्रिया को हम एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अब क्वेश्चन कर लीजिए, ये देख लीजिए भाई, क्वेश्चन आ गया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एज पर जीन पाइगेट्स थ्योरी, इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू अचीव द स्टेट ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन थ्रू। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता? इक्विलिब्रियम, संतुलन, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन, परसेप्शन, प्रत्यक्षबोध, भ्रम। भ्रम को थोड़ी ना प्राप्त करेंगे, इतना तो आप जानते ही है, तो डी तो होगा ही नहीं। अब बताइए, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से हमको क्या मिलता है? अनुकूलन। देखिए ये है इक्विलिब्रियम। समायोजन और एसिमिलेशन से हमें क्या प्राप्त होता है? इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिति हमारे अंदर बनती है इन दोनों के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाए? ए इज आवर राइट ऑप्शन, संतुलन। ठीक है, एसिमिलेशन कब होगा? जब इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया जाए सीधे, जब कहीं पर भी मैनिपुलेशन आ जाए, मॉडिफाई आ जाए, चेंज आ जाए, तब उसका आंसर होगा एकोमोडेशन। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संतुलन की स्थिति ये दोनों बनाती हैं, और इन दोनों को कहते हैं हम समायोजन। समायोजन तो कहते हैं एकोमोडेशन को, एसिमिलेशन कहते हैं जोड़ने को, आत्मसातकरण को, और अनुकूलन कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं हम अनुकूलन। ये थोड़ी टेक्निकल चीज थी। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं अवस्थाएं पर। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं से पूछे जाते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं, एच पी सी एफ। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो अवस्थाओं से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता है। 4 अवस्थाएं, इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, एच पी सी एफ। इसका मतलब क्या है? एस फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, पी फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब इन अवस्थाओं के बारे में डिटेल से
पढ़ेंगे एक एक करके, वन बाई वन डिस्कस करेंगे। बस पढ़ लीजिए इन अवस्थाओं को, फिर कभी मत पढ़ना। आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका इन अवस्थाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे भी पूछे जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हिंदी में कहते हैं गत्यात्मक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था या संवेदीय पेशी अवस्था। इसके 3 नाम है हिंदी में। ठीक है, इसकी एज कितनी होती? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 0 से 2, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था को हम शैशवा अवस्था भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए शैशवा अवस्था जीन पियाजे की किस अवस्था को कहते हैं, तो पहली अवस्था को कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था को, सेंसरी मोटर स्टेज को। अब बच्चे में इस अवस्था में क्या क्या चीज आ जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, लास्ट तक ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ये क्या होती है? देखिए, अगर बच्चा 3-4 महीने का है, अगर वो किसी खिलौने से खेल रहा है, ठीक है, किसी टॉय से खेल रहा है, और आपने बच्चे से वो खिलौना छीन कर रख दिया, अलग छिपा दिया, तो बच्चा भूल जाएगा। आपने जैसे ले लिया और रख दिया, तो बच्चे के आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब ना तो सामने है, सामने भी नहीं है, और बच्चे के माइंड से भी गायब हो गया। लेकिन धीरे धीरे होगा क्या, जब बच्चा लगभग 2 साल का होने वाला होगा, फिर अगर वो बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है, आपने उसका खिलौना छीन कर रख दिया, छिपा दिया, तो बच्चा बोल तो पाएगा नहीं, लेकिन वो एक प्रयास करेगा, इधर उधर हाथ पैर मारेगा, देखेगा, ऐसे प्रयास करेगा कि अभी मैं किस चीज़ से खेल रहा था, वो है नहीं, अब वो कहाँ रख दी है, उसको ढूंढने का प्रयास करेगा। आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड। धीरे बाद में क्या हो जाएगा? आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड। अब वो सामने तो नहीं है, लेकिन उसे माइंड में एक पिक्चर बन गई, उसकी एक स्कीमा क्रिएट हो गया बच्चे के माइंड में। इसे ही हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है? तो उसका आंसर हमेशा होता है सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रियगामक अवस्था। इसकी एज पूछी जाए तो जन्म से 2 वर्ष। अब आगे क्या है? डिफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, दूसरों की नकल करना। इस अवस्था में बच्चे ये काम बहुत करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए दाढ़ी बना रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, अब बच्चे ने आपको सेविंग करते हुए देख लिया, तो जरूरी नहीं वो उसी दिन वो करने लगे, या किसी भी चीज़ को उठा के, हो सकता है 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद वो भी उसी चीज़ को ऐसे प्रयास करे हाथ से बनाने का, ऐसे ऐसे करे, मतलब समझ रहे हैं। इसे ये कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन, कि किसी चीज़ को पहले देख लेना, बाद में कुछ समय बाद वैसा ही व्यवहार करना। इसे कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, दूसरों की नकल करना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हाँ, बच्चे इस अवस्था में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब जैसे ये है, अगर यहाँ पर कोई टॉय रखा है, ठीक है, और बच्चा यहाँ पर है, तब अगर यहाँ पर खिलौना रखा तो वो इसको जाएगा, इसको पकड़ने के लिए, इसको उठाने के लिए, इसको मुंह में देने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, तो इसको ही हम कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। इस अवस्था में बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होती है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में जो सेंसेस होती है वो टीचर्स होती है बच्चे, क्योंकि बच्चा छोटा है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे हाथ है, आंखें हैं, ठीक है, इन चीज़ों के माध्यम से सीखता है, इसलिए इस अवस्था को हम कहते हैं सेंसेस आर टीचर्स। इंद्रिय, देखिए नाम से ही क्लियर, इंद्रिय मतलब इंद्रियों के माध्यम से हम सीखते हैं, इसलिए इसको इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं। आगे क्या है? इस अवस्था में बच्चा हाथों व आँखों से सोचता है। हाँ, ध्यान दीजिए, हाथों से सोचना और आँखों से सोचने का मतलब है जो चीज़ उसके सामने है उसी से वो खेलता है, उसके माध्यम से ही सीखता है। अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ पैदा करता है। किस अवस्था में? इंद्रियगामक अवस्था में। इसकी एज जल्दी से रिवाइज कीजिए, जन्म से 2 वर्ष। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ऐसे देखते रहिए। थिंग्स विद आइज, हैंड्स और ईयर्स, किस अवस्था में? इंद्रियगामक अवस्था में, जन्म से 2 वर्ष। अब जल्दी से इस पर आधारित कर लीजिए एक क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage
डू चिल्ड्रेन बिगिन टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, मतलब वस्तु स्थायित्व आ जाता है। अब जल्दी से रिकॉल कीजिए कि वस्तु स्थायित्व क्या बताया था मैंने कि आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड, बच्चे के सामने वो चीज नहीं है लेकिन उसके माइंड में उस चीज की छवि बन गई है, पिक्चर बन गई, तो इसको इस चीज को हम कहते हैं आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड। बस स्थायित्व का गुण आ जाता है, किस अवस्था में आ जाता है, याद कर लीजिए, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में। किसकी एज कितनी होती है, जल्दी से लिख लीजिए, 0 से 2, जन्म से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11, बार बार लिखो इसको। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की होती है 11 वर्ष से 15 या किशोरावस्था या वयस्कावस्था, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरी अवस्था के बारे में, जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष। इस एज को हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। अब इसमें क्या क्या चीज होती है बच्चे के अंदर, किस किस चीज की कमी होती है बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इन अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। लैक्स लॉजिक, तर्क शक्ति में कमी। अब जब 7 वर्ष का बच्चा है क्या उसमें कोई लॉजिक होगा, अभी लॉजिक बच्चे में नहीं आया है, इससे अगली वाली अवस्था में आ जाएगा। एक ट्रिक ध्यान रखना, जिस चीज की भी कमी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जिस चीज की कमी होगी बच्चे में, वो चीज अगली वाली अवस्था में आ जाएगी। इसके जो आगे तीसरी अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चे में लैक्स लॉजिक, तर्क शक्ति में कमी होती है, लैक्स रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण नहीं होता है, पलटावी गुण नहीं होता। पलटावी का मतलब पलटना, उल्टा, जैसे पानी बर्फ बन सकता है, बिल्कुल सही बात है, और बर्फ भी पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी बन सकता है। तो बच्चा ये तो जानता है कि पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि बर्फ भी पानी दोबारा बन जाएगा। इसे ही कहते हैं लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण में कमी। अभी बच्चे में पलटावी गुण नहीं है। इस अवस्था से 2 चीजें निकल कर आती हैं, एनिमिज्म और इगोसेंट्रिसिज्म। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एनिमिज्म क्या है, एनिमिज्म की हिंदी होती है जीववाद, हिंदी में इसको कहते हैं एग्जैक्टली जीववाद। जीववाद क्या है, जब बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तु समझे तो उस गुण को बच्चों के हम एनिमिज्म कहते हैं, जीववाद कहते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो टेबल से खेल रहा था, खेलते खेलते टेबल से लग गई चोट, बच्चा रोने लगा, मम्मी के पास आए थे, मम्मी मम्मी मुझे टेबल ने मारा है। मम्मी ने कहा अच्छा टेबल ने तुम्हें मारा है, मम्मी गई और टेबल के 2-3 हाथ लगा दिए। अब बच्चा बहुत खुश हुआ, क्यों, उसे ये लगता है कि जैसे मेरे दर्द होता है ऐसे टेबल के भी दर्द हुआ होगा, मेज के भी दर्द हुआ होगा। अब बच्चा ये नहीं अभी समझ पा रहा है कि ये निर्जीव है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के इसी गुण को हम एनिमिज्म कहते हैं, इट इज कॉल्ड एनिमिज्म, जीववाद, ठीक है। अब आते हैं हम इगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रितावाद। पता नहीं कितनी बार सीटेट में इसको पूछा गया कि अहम केंद्रितावाद क्या है। इसकी एज बहुत पूछी जाती है, 3 से 6 वर्ष, लिख लीजिए। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चों में इगोसेंट्रिसिज्म होता है, अहम केंद्रितावाद। ये क्या है, इगोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है जैसे जे है सर्किल, जे है बच्चा, बच्चे के चारों ओर सभी चीजें। अब बच्चा जो है अपने आप से मतलब है उसको, आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, अगर 2 भाई बहन है, अगर एक चीज लेके आता है तो दूसरे को देना नहीं चाहता है, ठीक है, या कोई भी खिलौना लेके आता है तो वो अपने खिलौने से ही दूसरों को नहीं खेलने नहीं देता है, और अब दूसरों की चीजों पर हावी तो हो जाता है लेकिन अपनी चीज किसी को नहीं देता। ईगोइस्ट है बच्चा, में ईगो है, ठीक है। अहम केंद्रित, अपने आप को सुपर मानता है, वो सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही दूसरे लोग भी सोच रहे हैं। जैसे
कि अगर मुझे गाड़ी चलाना पी गाड़ी पसंद है तो पापा को भी पी गाड़ी चलाना पसंद हो, मम्मी को भी होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस सोच को ही बच्चे को हम कहते हैं ईगोसेंट्रिसिज्म। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जब बच्चे दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझते, अपने आप को ही केवल सही समझते हैं, उनकी इस सोच को हम ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, अहम केंद्रितावाद कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। बच्चे एक और चीज़ है इसमें, प्रतीकात्मक खेल। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेलों के माध्यम से भी सीखते हैं। प्रतीकात्मक खेल क्या है? बच्चे वस्तुओं की मानवी छवियाँ बना लेते हैं, बाद में खेलते हैं। जैसे बच्चे मान लीजिए सर्कस में देखने गए, उन्होंने देखा कि एक जो लड़की है वो सर्कस में रस्सी के ऊपर चल रही थी। अब उन्होंने भी अपने खिलौनों में एक रस्सी टाइप की कोई चीज़ बना ली और उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मतलब इसका ये होता प्रतीकात्मक का प्रतीक बना के सीखना या खेलना। किसी भी चीज़ को देख लो, बाद में इसके प्रतीक बनाकर उसको खेलना या सीखना, इसको हम कहते हैं प्रतीकात्मक खेल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में होते हैं? तो प्रतीकात्मक जो खेल होते हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट CSC, इस अवस्था में 3 चीज़ों की कमी होती है बच्चे में, 3 चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत बार पूछा गया है, लगाने को आता है कि कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी। बच्चे में संरक्षण का गुण नहीं होता। संरक्षण क्या है देखिए, जैसे बच्चे को ऐसा लगेगा कि बीकर A में ज़्यादा पानी है, बीकर जबकि दोनों में समान है, बीकर B से। जैसे ये मान लीजिए, ये मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है, ये बीकर A है, ये बीकर B है। कंजर्वेशन नहीं, बच्चे को जैसे ये है लंबा है, लेकिन ये लंबा तो कम है लेकिन चौड़ा तो ज़्यादा है। पानी इसमें इसमें बराबर है। अब बच्चे से अगर तुमने पूछा कि बेटा बताओ इन दोनों में किसमें पानी ज़्यादा है, वो कहेगा इसमें पानी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो इसकी केवल लंबाई को देख रहा है, वो केवल लंबाई को देख रहा है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि इसकी लंबाई ही ज़्यादा है, इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई तो कम है चौड़ाई ज़्यादा है, तो पानी दोनों में बराबर है। इसे ही हम कहते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी। इसी गुण को एक हम नाम और देते हैं सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। पूछा जाता है केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों में आ जाता है? केंद्रीकरण का मतलब यही होता है किसी चीज़ की एक ही एस्पेक्ट को देख पाना, लंबाई है तो लंबाई, चौड़ाई तो चौड़ाई। सीटेट में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 5 साल की नजमा है, 5 साल की नाम की लड़की नजमा है, उसको लगता है जब मिट्टी का गोला है, अगर इसको सांप बना दिया जाता है, मतलब ऐसे लंबा कर दिया जाता है तो मिट्टी बढ़ जाती है। बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गोला है, अगर उसको सांप बना दिया है तो बढ़ जाती है मिट्टी। मिट्टी नहीं बढ़ती, बच्ची ये देखती है कि जो सांप है वो लंबा है तो ये मिट्टी ज़्यादा है, लेकिन गोला है तो कम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बच्चे केवल लंबाई देख रहे हैं या चौड़ाई देख रहे हैं। जब बच्चे किसी चीज़ की एक ही चीज़ एस्पेक्ट को देख पा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं केंद्रीकरण। इट इज कॉल्ड सेंट्रेशन। इसका एक जस्ट अपोजिट होता है, जब बच्चे लंबाई चौड़ाई सब कुछ देखने लगते हैं जैसे हम लोग हैं, तब उस गुण को कहते हैं डिसेंट्रेशन। वो आगे वाली अवस्था में आएगा। चलिए अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। इन अकॉर्डेंस to Jean Piaget's theory of cognitive development, a teacher should give tasks required to students age group 7 to 11 years for working independently। एक टीचर है, वो बच्चे को ऐसे काम देता है जिसको वो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक कर पाए। बच्चे की जो एज है वो बच्चा 7 से 11 वर्ष का बच्चा है। तो बताइए निम्नलिखित में से जिसमें की आवश्यकता है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका है 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती जिसमें की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता होगी? अब देख लीजिए, मान लीजिए इसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता है, हो सकता है नहीं पता, कोई बात नहीं। जीन पियाजे का नाम दिया है, अवस्था का नाम दिया 7 से 11 वर्ष। अब ये बताइए 7 से 11 वर्ष की एज किस में आती है?
7 से 11 वर्ष की जो एज है, यस पी सी। अगर आपको बिल्कुल ना आता हो, देखिए ये तो जन्म से 2 वर्ष, जबकि बात हो रही 7 से 11 वर्ष की, जिसकी 7 से 2 से 7 वर्ष, ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। सी फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। तो बच्चा जो तीसरी अवस्था में है अभी। एफ क्या है? फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज कितनी होती है? 11 वर्ष से 15 या 18 वर्ष। जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती, चौथी अवस्था में होती, जिसकी एज होती 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो ये तो होगा ही नहीं। पैसिव इमिटेशन, देखिए जो हमारी जो लर्निंग है, अधिगम है, जैसा कि मैंने आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड में पढ़ाया था, जो हमारा अधिगम हो वो एक्टिव होता है, वो पैसिव नहीं होता है। इसमें जबकि बात की जा रही है पैसिव इमिटेशन की, इसलिए ये गलत होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चों में कितनी एज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है? वस्तुस्थिति 0 से 2 वर्ष। आपको ये एज इसलिए याद रखने की, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें केवल अगर आपको एज ही पता है तब भी आप कर लेंगे, जबकि इसमें 7 से 11 की बात हो रही, तो ये भी आंसर हमारा नहीं। इसका आंसर रिवर्सिबल थिंकिंग, पलटावी गुण या पलटावी गुण। अब बच्चों में अभी मैंने आपको पलटावी गुण बताया था, पलटावी गुण, पलटावी। बच्चा 3 से 8 तो बना लेगा, ऐसे जोड़ दो, लेकिन 8 को मिटा के 3 नहीं बना पाएगा। समझ गए? अगर बच्चे को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए दिया जाता है तो इसका आंसर होगा रिवर्सिबल थिंकिंग, प्रतिवर्ती चिंतन। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन है थोड़ा, देखिए कीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े लंबे चौड़े, हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं। रीना है, रीना नाम की एक लड़की है, वो 5 साल की है। कितने साल की? 5 साल की है, रीना नाम है, वो 5 साल की लड़की है, ठीक है। एज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रीना 5-year-old girl is shown two identical transparent glasses, both short and wide in shape, both have exactly same amount of milk in them. She agrees that the quantity is the same. However, when same milk from one glass was poured into a taller, narrower glass, she believes that taller glass has more milk than shorter glass. As per Jean Piaget's theory, this represent, मतलब एक 5 साल की लड़की है जिसका नाम रीना है, उसको 2 आइडेंटिकल बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम 2 गिलास हैं, जैसे जे के गिलास है, एक गिलास जे है, 2 गिलास दिखाए जाते, दोनों गिलासों में जो है समान रूप गिलास दिखाए गए, दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े हैं, मतलब सेम है, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है, कोई बच्ची बात नहीं, बच्ची को आराम से समझ में आ रहा है। जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई, रीना ने कहा इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। फिर हुआ क्या? थोड़ी देर में गिलास के दूध फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण। बाद में इसमें जो दूध था उसको एक ऐसे गिलास में डाला गया जो कि चौड़ा कम था, लंबा ज़्यादा था। अब पूछा गया उससे, रीना से, अब रीना कहती है कि रीना का माना कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है, दूध इसमें बराबर था। जब इसमें इस दूध को डाला गया तो रीना कहने लगी इसमें दूध ज़्यादा है। क्यों? रीना अभी केवल लंबाई ही देख रही है, जिसकी अभी हम लोगों ने नजमा वाला देखा था, वही चीज़ है। तब बताइए, जब बच्चे एक ही वस्तु के केवल एक ही एस्पेक्ट को देख पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बताइएगा आंसर इसका। देखिए, क्या इसको हम जीव बात कहेंगे? नहीं, जीव बात तो नहीं कहेंगे। सीमोइटिक फंक्शन, लाक्षणिक प्रकार, ये कुछ नहीं होता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती, चौथी अवस्था में आती है।
तो इसका जो आंसर है वो होगा डिफ़िकल्टी इन डिसेंटरिंग। जब बच्चे केवल लंबाई देखें या चौड़ाई देखें तो बच्चों में जो है सेंट्रेशन का गुण अभी नहीं है, अर्थात बच्चों में अभी डिसेंट्रेशन है, विकेंद्रीकरण है। तो ये अभी हमने लोगों ने पढ़ा था विकेंद्रीकरण वाला, जो है सेंट्रेशन होता है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देखना, और उसमें घुमा के क्या पूछा गया है कि डिफ़िकल्टी इन डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण में कठिनाई है, अर्थात बच्चे में अभी क्या है, केंद्रीकरण है। तो थोड़ा इंडायरेक्टली करके भी क्वेश्चन पूछ लिया था, इसका आंसर हो गया केंद्रीकरण, डिफ़िकल्टी इन डिसेंट्रेशन। सो ए इज आवर राइट। अब तीसरी अवस्था है हमारी, इसकी एज कितनी होती है, 7 वर्ष से 11 वर्ष। इसको हम कहते हैं उत्तर बाल्या अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है, नाम से ही क्लियर, बच्चे जो है मूर्त वस्तुओं के प्रति लॉजिक, बच्चों में जो वस्तुओं, जिन वस्तुओं को वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके प्रति उन्हें बच्चों में तर्क आ जाता है। तर्क आ जाता है किन वस्तुओं के प्रति, मूर्त वस्तुओं के प्रति। अब इस अवस्था में क्या करने लगता है बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, मतलब कोई चीज़ ऐसी है या रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है के आधार पर, या रंग के आधार पर, शेप के आधार, साइज के आधार पर अलग अलग करने लगते हैं उनको। जैसे आप अगर मिला के दे दें तो बच्चे अलग कर लेंगे आराम से कि कौन सी क्या होगी। वस्तुओं का संरक्षण, अब बच्चों में जो अभी हम लोगों ने 3 चीज़ें ऊपर देखी थी, CSC कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये तीनों जो इससे पहले वाली अवस्था थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें नहीं थी। अब इस वाली अवस्था में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, सब चीज़ें उसमें जो कमी थी वो सब इसमें आ जाएगी। वस्तुओं का संरक्षण, रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण भी अब इस अवस्था में आ जाएगा। वस्तुओं को सजाना, बच्चा 3 से 8 भी बना लेगा और 8 से 3 भी बना लेगा, मतलब बच्चे में पलटावी गुण आ गया। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। वस्तुओं को सजाना मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और बच्चों में डिसेंट्रेशन का भी गुण आ जाता है। अब अगर एक गिलास ये है, एक गिलास ये है, अब अगर इसमें भी 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, अब बच्चे से अगर आप पूछें कि बताइए किसमें ज़्यादा है, तो बच्चा कहेगा दोनों में बराबर है। क्यों, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम, दोनों में बराबर है। तब बच्चे में डिसेंट्रेशन का गुण आ गया। और बच्चे में कंजर्वेशन, संरक्षण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और सीरिएशन, बच्चों को छोटे या बढ़ते हुए क्रम में लगाने का भी गुण आ जाता है। किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज शुड ए टीचर गिव प्रॉब्लम्स टू सॉल्व रिक्वायर सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब असेंडिंग लगाना या डिसेंडिंग लगाना, छोटे से बड़े की ओर लगाना, ठीक है, इसको कहते हैं असेंडिंग। डिसेंडिंग इसका उल्टा। तो किस अवस्था में बच्चे में आ जाती, तो आप एक ट्रिक याद रखिए, CSC ट्रिक आपकी क्या रहेगी, CSC, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है जे। CSC का मतलब है कंजर्वेशन, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन। ये तीनों चीज़ें, C है, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, C यहाँ भी है, C यहाँ भी, ट्रिक बना लीजिए। तब ये तीनों अवस्थाएं, जब ये तीनों चीज़ें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, जिसकी एज होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष। इसमें सीरिएशन पूछा गया, इसकी जगह पर कंजर्वेशन पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, इसका आंसर तीनों का सेम होगा। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। चौथी है लास्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, किशोरा अवस्था। ये क्या है, इसकी एज 11 से 15 वर्ष या वयस्का अवस्था तक या किशोरावस्था तक। इसमें अब इस अवस्था में आते आते बच्चे में सभी गुण आ जाएंगे, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हो, सब कुछ आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क वाला, सभी प्रकार के लॉजिक आ जाते हैं, थिंकिंग करने लगता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, 11 से 15 वर्ष का हो जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग
निगमनात्मक तर्क आ जाता है। इस अवस्था में बालकों को सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह शिफ्टिंग पीरियड है। किस अवस्था को शिफ्टिंग पीरियड कहा गया है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को कहा गया है। अच्छा, किशोरावस्था को ही स्टेले हल ने क्या कहा है? संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। इस अवस्था में ही बच्चों में डिसेंट्रेशन का भी गुण आ जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए इस पर आधारित से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स रीजनिंग इज ए फीचर ऑफ परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता। इसका मतलब यह है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे में परिकल्पनात्मक की जगह कल्पनात्मक आ जाए, केवल किस अवस्था में एक गुण आ जाता है, थिंकिंग आ जाती है। तब ये हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अवस्था नंबर 4, एस पी सी एफ। बिल्कुल आप इसको स्कीप मत करना। इसकी एज कितनी होती है एक बार लिख लीजिए, और 11 वर्ष से 15 वर्ष। सेंसरी मोटर स्टेज की 0 से 2, प्री ऑपरेशनल की 7 से 11। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कितनी होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की होती, सॉरी मिस्टेक हो गई। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है इसकी होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष, और कंक्रीट ऑपरेशन की होती है 7 से 11 वर्ष। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग। और बिल्कुल आपका 100% इस बार सीटेट होगा, और सीडीपी में चाहे लिख के रख लीजिए, आपके 30 नंबर से कम नहीं आएंगे। बस आप ऐसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।